हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट वांटेड वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में 70 में 70 स्कोर हो तो आपके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र मोस्ट वांटेड होने वाला है। यदि आपने इस प्रश्न पत्र को कर लिया तो आपका यहाँ से 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये मोस्ट वांटेड वायरल पेपर 2025 का मैंने लाया है। इसको सॉल्यूशन मैं फुल करा दूंगा। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ये वायरल प्रश्न पत्र है, बस आप कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और यहाँ से आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है बाबू, तो बस कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड वायरल पेपर मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वायरल पेपर के सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है, आपको 2025 एग्जाम में आप जानते हैं कि जो समय अवधि रहेगा 3 घंटा 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें आपको आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको कितने बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसको आपको 20 को 20 करना होगा और ये कितने नंबर रहेंगे, 20 अंक के रहेंगे। ठीक है, और इसको किस पे करना है, आपको ओमार सीट पर क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक अंक 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, सभी आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी गलती न करे। ठीक ना, तो क्या कीजिएगा, इस निर्देश को एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए हम लोग अब सीधे प्रश्न में चलते हैं और एक एक प्रश्न का निपटारा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका है बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड अ है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि जो आपके बाबू गुलाब राय हैं ये किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में पहले बताना है। यदि आपको आता है तो पहले बताना है, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि जो बाबू गुलाब राय हैं ये आपका द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कविता, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्या हो जाएगा, ये निबंध है। ठीक है, जो आपका चिंतामणि है ये क्या है, एक निबंध है। ये दूसरा प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, मोस्ट वांटेड है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि जो आपका गबन है ये किसकी रचना है। ठीक है, मुझको बताना है कि जो गबन है ये किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। गबन किसकी रचना है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो गबन है ये मुंशी प्रेमचंद्र क्या है रचना। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बहुविकल्पी प्रश्न को मैंने कर लिया है। चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न ध्यान समझिएगा, चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक ना, आपको बताना है कि जो शुक्ल युग की है उसका समय अवधि क्या है, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा और तीसरा है भेंट वार्ता। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है रेखा चित्र। तो सबसे पहले जानिए कि जो नीड़ का निर्माण है ये किसकी रचना है, तो ये आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। और कौन सा विधा है,
आत्मकथा। कौन है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रश्न मैंने बता दिया कि नीड़ का निर्माण फिर ये आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना है और 21 विधा की रचना है, तो आत्मकथा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 5 बायोलॉजिकल प्रश्नों को कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि प्रिय प्रवास, ठीक ना, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये भी किसका है? ये हरिऔध की रचना है। ठीक ना, किसकी है? हरिऔध की रचना है। ठीक है, और पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवादी युग, या छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि मधुशाला किसकी रचना है? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, या हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, तो मधुशाला किसकी रचना है? तो जो आपका मधुशाला है ये बाबू आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, जो मधुशाला है ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। आज जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है? आपका किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। ठीक ना, हरिऔध की रचना, इसको याद रखिएगा। जो प्रिय प्रवास है ये हरिऔध की रचना है और जो आपका मधुशाला है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न कि भारत भारती किसकी रचना है? आपको बताना है कि भारत और भारती किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका भारत और भारती है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आठों प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा, आपको याद भी होते जा रहा होगा। ठीक है, नौवा प्रश्न क्या है बाबू? नौवा प्रश्न ध्यान समझिएगा। नौवा प्रश्न आपका है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक ना, जो आपका आधुनिक काल है कब से कब तक है? सन 1943 से अब तक, या 1943 ईस्वी से 1843 तक, सॉरी 1643 से 1843 तक, या 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसका आंसर किसमें देना है आपको? इन चारों में से राइट आंसर कौन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा लगन से मेहनत कर रहा है और चाहता है कि मैं साइंस में सॉरी हिंदी में 95% करना है, तो उस बच्चे का कमेंट जरूर आएगा। और जो बच्चा बस टाइम पास कर रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस वीडियो देख रहा है, तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देगा। बाकी जो सच में मेहनत कर रहे हैं तो वो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? जो आपके मतीराम है ये किस युग की कवि हैं? पहला है आधुनिक काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल, या चौथा है रीति काल। ठीक है, तो जो आपके मतीराम है ये रीति काल के कवि है। किस काल के युग के कवि है? रीति काल के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा रीति काल। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि हास्य रस की अस्थाई भाव है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि जो आपका हास्य रस है, ठीक है, आपका जो हास्य रस है, हास्य रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक है शोक, बी है रति, चौथा सॉरी सी है हास, या चौथा है निर्वेद। ठीक है, तो जो आपका हास्य रस है ये हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 11वां नंबर प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12वां प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोस्ट वांटेड ये अलंकार है, इसको आपको बताना है और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या श्लेष्म अलंकार। ठीक है, तो जो आपका ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार।
किसका है? उपमा अलंकार। जिस उदाहरण में, ठीक है, मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु आ जाएगा तो वो उपमा अलंकार होगा। एक बार और सुनिएगा, मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु, इस तरह का शब्द यदि उस उदाहरण में आ रहा होगा तो वो उपमा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर मनो आया ना, मन मानो, ठीक है ना, मन मानो, इसमें मनो आ गया है तो किसका है? उपमा अलंकार का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, 13वां प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि जो आपका रोला छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, या 2 चरण होते हैं, या 4 चरण होते हैं, या 5 चरण होते हैं। तो मैं बताता हूं कि जो रोला छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग 14वां प्रश्न कहते हैं कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मोस्ट वांटेड ये भी क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका वी, दूसरा ऑप्शन है मान, सी है अक, या डी है आ। ठीक है, तो आकर्षण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले बहुविकल्पी प्रश्न पर। आपका अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या आप ध्यान समझिएगा कि रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर आपके वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5 या 6 या 3। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो आपके वाक्य के भेद होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ऐसे क्या होते हैं? 3 आपके रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? तो आप जानते हैं कि जो पीताम्बर है एक किसी देवी देवता का नाम है। तो जब भी किसी देवी देवता का बात होता है तो आप कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास। कौन होता है? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर क्या है? किसी देवी देवता का नाम है। तो जब भी देवी देवता का नाम का बात होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है बाबू? बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अब अगला बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है कि आंसू का तत्समक रूप है। बताना आपको कि आंसू का तत्समक रूप है अश्रु, अंशु, या रोना, या आंख। तो इसका आंसर 17 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका भी आंसर किसमें लिखना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसू का तत्समक रूप है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और वही बच्चा देगा जो सच में मेहनत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न है कि 18 नंबर, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? ठीक है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, या भाव की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि ताभ्य क्या है? ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। जो ताभ्य शब्द है इसमें वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति, या षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपका ताभ्य है इसमें आपका कौन सा होता है बाबू? ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम लोग आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ये तो आपको आता ही होगा कि निम्नलिखित में क्या है? सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, वह, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपको सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह क्या है इसमें आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह हमने कितने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया? टोटल बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया। मोस्ट वांटेड 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, और प्रश्न पत्र भी मोस्ट वांटेड आपके लिए होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। अब क्या आपका स्टार्ट हो गया? यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो गया। ठीक है, खंड ब स्टार्ट हो गया, जिसमें आपके कितने नंबर खंड ब कितने नंबर का रहेगा? आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का एक खंड ब रहेगा।
ठीक है। तो खंड ब का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। अथवा का प्रश्न दिया है, इन दोनों में से कोई क्या करना है, एक ही करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। और कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। आप देख सकते हैं कितने नंबर का है, 6 नंबर का। ठीक है। तो कह रहा है पहला आपका पद्यांश है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर आगे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित प्रफुल्लित चित्त का प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीरे उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है। तो पहला इसका सवाल है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है वो मैं आपको बताया था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है। बाकी मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी आपको संदर्भ लिखना बता दिया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अनुसार उसे मैंने कराया। ठीक है, बाकी आप सुनिए ध्यान से। लिखना है आपको, लिखना है इस प्रकार संदर्भ। सबसे पहले आपको हेड लगाना है संदर्भ। उसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी के हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस चैप्टर, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। जिसके जो लेखक हैं कौन है, मित्रता मित्रता जो आपका चैप्टर का नाम है, इसका लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक ना। तो ये रहा आपका संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य के खंड काव्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। जिसके लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना और उसके लेखक का नाम लिखना। ठीक है। कह रहा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो। आप देखते हैं कि दो मित्र अगर हैं तो एक मित्र थोड़ा अच्छा होता है, मतलब उसका स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन दूसरा मित्र क्या होता है, थोड़ा उससे उसका स्वभाव अलग होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक दूसरे क्या है, मित्र हैं। तो वही कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि की लोग मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज के जितने लोग हैं वो विभिन्नता मतलब अलग अलग देखकर, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग को देखकर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे को ओर खींचे चले आते हैं। ठीक है, इसका आपको लिखना है रेखांकित अंश व्याख्या होकर रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है, इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग क्या हो, रुचि में क्या मतलब ध्यान समझिए क्या लिखना है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोगों के एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के, यहाँ से लिखना है, एक ही स्वभाव के और रुचि के लोग को क्या मित्रता हो, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह आपका तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। फिर कह रहा है अब आपको अथवा में ये वाला करना है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला लिखना कैसे वो आपको आ गया होगा। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी इस तरह का प्रश्न मैंने लिख कर दिखाया है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लीजिएगा खुद से और इसको करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पद से है। दिए गए पद में से क्या करना है, किसी एक का क्या करना है आपको हिंदी में अनुवाद करना है। और इसमें भी आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के यहाँ से आपके रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इसमें भी आपको क्या किया है, अथवा करके दिया है, इसमें किसी एक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला करा कि चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी ले हूं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कीजिएगा वो अब इसको खुद से पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, बाकी सर इन दोनों में इंपोर्टेंट कौन है, इन दोनों में बाबू दोनों इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको जरूर से जरूर क्या करना है कि सुन सुंदर वर्ण सुधार सनो सानो सयानी है जानकी जानी भली। ठीक ना, कि इसको आपको जरूर तैयार करना है। बाकी ऊपर वाला भी इंपोर्टेंट है लेकिन नीचे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पेपर टोटल इंपोर्टेंट है, आप इसको बस करके चलिएगा, 70 में 70 आपका
फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगले पर चलते हैं। अगला क्या है? अगला आपका संस्कृत से रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित क्या लिखिए, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, खुद पढ़िएगा और खुद करने का प्रयास कीजिएगा। मैं बस प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी यदि आपको नहीं होगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा अगले वीडियो में। ये प्रश्न कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना, किसी एक को ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को करना है। ठीक, आशा करते हैं इनमें से, देखिए इन दोनों में से कोई एक को करना है। यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर भी चौथा प्रश्न है, यहाँ कितना प्रश्न, एक तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को करना है और इनमें से किसी एक को करना है। मतलब अथवा के दिया है, ये भी ऊपर वाला, नीचे वाले 5 नंबर का है और ये भी वाला 5 नंबर का। ठीक है ना, तो आपका तीसरा और चौथा प्रश्न कितने नंबर का है? 5-5 नंबर का है। और टोटल में कितना का गया, अथवा करके दिया है, तो किसी एक को ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका रहेगा 3 नंबर का। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके जिला में जो चलता होगा वो आप क्या कर लीजिएगा। ठीक है, आपके जिला में जो चलता होगा आप अपने टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो देवरिया जिला है उसमें आपका क्या चलता है बाबू, मेवाड़ मुकुट चलता है। क्या चलता है? देवरिया में क्या चलता है? मेवाड़ मुकुट चलता है। तो बाकी ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स बताना कि आपके जिला में कौन चलता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जिला में कौन चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पर। अब अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि 6वां प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्या करना है, जीवन परिचय है, और 2 नंबर का क्या है, उनकी प्रमुख रचना है। तो टोटल कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। इन तीनों में से किसी एक का ही लिखना है। तीनों में से किसी एक का लिखना है। सर इन तीनों में इंपोर्टेंट कितना है? ये बस ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। यदि आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र चंद्र शुक्ल का, इन तीनों का यदि आपने याद कर लिया बाबू, यदि आपने इन तीनों का याद कर लिया तो 100% 2025 में से ये तीनों में से 2 तो जरूर आ जाएंगे। 100% इन तीनों में से 2 जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो छठवा का क में आपके ये क्या है, 3 मोस्ट वांटेड जीवन परिचय, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर छठवा क्या है? प्रश्न नंबर छठवा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अभी कितना नंबर का प्रश्न है? 5 नंबर का प्रश्न है। और गोस्वामी तुलसीदास का लिखिए, चाहे सुमित्रानंद पंत का लिखिए या कवि महाकवि सूरदास का लिखिए। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी एक का लिखना है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आपको इंपोर्टेंट वाला तैयार कर लेना है। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपका लिखना है, कोई एक क्या लिखना है, श्लोक लिखना है जो इस क्या हो, पेपर में न हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, एकदम आसान है, 2 लाइन का होता है। ठीक ना, तो आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से एकदम। बाकी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स करना है, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, बस अभी आपको मैं पेपर ओवरव्यू करा रहा हूँ। अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें किसी 2 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, कितना प्रश्न, टोटल 4 प्रश्न है। ठीक है, चंद्रशेखर पहला है, दूसरा है चंद्रपुर राजा क आसित, चंद्रशेखर क आसित, वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरह पूज्यते, मतलब वीरह वीरेण पूज्यते। ठीक ना, तो इस तरह इसका क्या करना है, मतलब इनमें से किसी का 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको किन्हीं के 2 ही का उत्तर देना है, 3-4 का मत दीजिएगा, कोई 2 का देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मोस्ट वांटेड वाला प्रश्न है। क्या करना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। सर इन चारों में से कौन सा इंपोर्टेंट है, तो इसमें से जो पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय और आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये 2 इंपोर्टेंट वाला है, इसको आप जरूर तैयार कीजिए 2025 के लिए। इस 2 को जरूर से जरूर आपको तैयार करना है, पर्यावरण पर और आतंकवाद पर। ठीक है, बाकी आपको, ठीक है, इन दोनों को जरूर तैयार कर लेना। बाकी मैं और आपको 2 बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, पहले इन दोनों को तैयार कर लीजिए। 10वां और आखिरी प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का अंक पत्र है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रश्न क्या किया, आपको मैंने पत्र लेखन बता दिया है, उसका वीडियो चैनल में है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने 4 मोस्ट वांटेड आपको प्रश्न लेखन पत्र बताया है। यदि आपने उन चारों को तैयार कर लिया
तो उससे बाहर नहीं जाएगा, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने सभी पत्र लेखन करा दिया है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये प्रश्न पत्र क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मोस्ट वांटेड वायरल पेपर का क्या हुआ, समापन हो गया। इसको आप सभी का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा और 2025 के एग्जाम में बढ़ जाएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 100% है। मोस्ट वांटेड क्या था आपका, ये वायरल पेपर था। आपको बस क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है, बाकी आपका यहाँ से क्या होगा, 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या बाबू, मोस्ट वांटेड वायरल पेपर 70 में 70 लाना है। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न पत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, मैं सभी का करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।